हम लेके आए हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले देखो हम एक प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है तो पहले आप वो प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, क्योंकि ये ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है और ये इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम आ जाते हैं इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के पहले क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन दिया है कि इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। तो देखो ये बात कर रहा है इंटरनेट की, तो ये कह रहा है कि हमारा जो इंटरनेट है वो क्या है, बहुत सारे नेटवर्क को मिला के बनाया गया है। तो देखो इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है और इसमें देखो ऑल वर्ल्ड के यानी बहुत सारे नेटवर्क आपस में इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं जो आपस में जुड़ करके एक दूसरे से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे नेटवर्क पे। तो ये सारे ऑल वर्ल्ड के नेटवर्कों को जोड़ करके ये जो पूरा एक ग्लोबल नेटवर्क बनता है, इसी को कहते हैं हम इंटरनेट। तो देखिए इसके लिए ये जो कह रहा है कि इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इसलिए देखो ये वाला ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें लिखा हुआ है कि .gov.nic.edu को क्या कहा जाता है। तो देखो जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आपने देखा होगा जितनी वेबसाइट होती हैं उन वेबसाइटों के नाम के पीछे इस तरीके से लिखा होता है, जैसे .com, देखो जैसे .gov, जैसे .nic। तो ये इस तरीके से जो वेबसाइटों के नाम के पीछे लिखा होता है इनको कहते हैं हम डोमेन नेम। ये डोमेन नेम होते हैं जो किसी वेबसाइट के नाम के पीछे डॉट के साथ में लिखे होते हैं इस तरीके से। तो ये देखो यहाँ पे हमारा देखो ऑप्शन नंबर बी इसमें लिखा हुआ है देखो डोमेन नेम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि सभी हैं। तो ये देखो हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। तो देखो हमारे कंप्यूटर में क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये देखो हमारे कंप्यूटर में दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं ओएस या सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन। देखो दो प्रकार के सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो देखो जो ओएस होते हैं हमारे, वो हमारे जो है कंप्यूटर के मेन सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी हमारे कंप्यूटर की जो हार्डवेयर है उसको ये कंट्रोल करते। दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये हमारे कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये देखो हमारे पास जो मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो है हमारे पास कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए यूज होने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और इसीलिए हम इनको इंटरनेट ब्राउजर या फिर वेब ब्राउजर कहते हैं। तो इसीलिए देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगले क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे कि किसी वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। तो ये देखो बिल्कुल ट्रू क्वेश्चन है। देखो जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो पहला पेज ओपन होके आता है उसको हम होम पेज कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है
कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था। तो देखो यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं, देखो गूगल क्रोम, मॉजिक, या इसी का देखो बाद में नाम हो गया नेटस्केप नेविगेटर, देखो इंटरनेट एज, सफारी। तो ये देखो सारे के सारे यहाँ पे इंटरनेट ब्राउजर ही हैं ये, लेकिन इनमें से ये पूछ रहा है कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये वाला मॉजिक, जिसका बाद में नाम हो गया नेटस्केप नेविगेटर, ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। तो इसका देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। देखो जो गूगल क्रोम है ये आपका गूगल का है, ये गूगल का ब्राउजर है आपका। इंटरनेट एज, ये देखो आपका माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस ब्राउजर को बनाया। देखो सफारी, ये आपका एप्पल कंपनी का ब्राउजर है, ये कभी कभी नाम पूछ लेता है, तो मैंने यहाँ आपको बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि ऑनलाइन जॉब सर्च करने के लिए आप कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अमेजोन, बी में दिया है देखो फेसबुक, सी में दिया है देखो लिंक्डइन, और डी में दिया है देखो मंत्रा। तो देखो अमेजोन आपका क्या है, तो ये देखो एक शॉपिंग साइट है, ये नहीं होगा। ये देखो एक सोशल मीडिया साइट है, जॉब सर्च करने की बात कर रहा है। तो देखो इसके लिए हम लिंक्डइन का यूज करते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है डक डक गो इनमें से क्या है। तो बताइए देखो डक डक गो क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक ओपन सॉफ्टवेयर है, या फिर देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या एक सर्च इंजन है। तो देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी इनको हम ओएस भी कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये किसी भी सिस्टम के जो है मेन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। देखो ओपन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सभी को फ्री में उपलब्ध होते हैं, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना होता है ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही यूज होते हैं और ये कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य के लिए यूज होते हैं। लेकिन हमें पूछ रहा है ये डक डक गो क्या है। तो ये देखो डक डक गो एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखो ऐसे ही हमारे कुछ और सर्च इंजन भी होते हैं जिनके नाम आप देख लो, जैसे गूगल। तो देखो गूगल हमारा एक सर्च इंजन है और ये एक सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल। देखो दूसरा देखो हमारे पास में सर्च इंजन के रूप में देखो याहू, ये भी एक सर्च इंजन का काम करता है। देखो बिंग, देखो आपको कभी भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं डक डक गो ही पूछे, आपको इनमें से भी कोई नाम दिया जा सकता है और फिर पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो ये देखो जिस तरीके से डक डक गो एक सर्च इंजन है, इसी तरीके से गूगल, याहू, बिंग ये भी क्या है हमारे सर्च इंजन है। तो देखो इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि डक डक गो क्या है एक सर्च इंजन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किससे कनेक्ट करना होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मॉडेम, बी में दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखो सी में दिया है सर्विस प्रोवाइडर, और डी में दिया है नन ऑफ एबव। तो देखिए अगर हमें अपने किसी डिवाइस पे इंटरनेट चलाना है तो देखिए इसके लिए हमें क्या है इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। और देखो ये इंटरनेट कनेक्शन हमें देते हैं आईएसपी, और ये आईएसपी देखो पूरा
सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपका जियो है, BSNL है, एयरटेल है, वोडाफोन है, यानी जितनी भी हमारी जो है टेलीकॉम कंपनियां हैं वो हमें इंटरनेट की सर्विस उपलब्ध कराती हैं। तो यहाँ पे देखो पूछा गया है हमें कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें देखो ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर C में दिया है सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो हमें इंटरनेट की सर्विस देता है उससे कनेक्ट करना है इसको। तो देखो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, देखो एक ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं। देखो हमारे पास जो कोई एक ईमेल एड्रेस है, जैसे देखो अभी मैंने यहाँ लिखा जैसे abc@gmail, इसी तरीके से तो होता है। देखो एक ईमेल एड्रेस देखो gmail.com। अब देखो यहाँ पे ऐसे ये जो ABC लिखा है देखो शुरू में, ये एक पार्ट है इसका, और देखो इस @ के बाद में ये जो वेबसाइट लिखा है इसका देखो नाम आ रहा है जहाँ पे, ये इसका दूसरा पार्ट है। तो देखो हमारे एक ईमेल एड्रेस में देखो 2 भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल इसका सही आंसर है। देखो पहले भाग में यूजर का नाम होता है देखो यहाँ पे, और @ के बाद में देखो यहाँ वेबसाइट का नाम होता है। तो इस तरीके से किसी भी एक ईमेल एड्रेस के 2 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। देखो अनवांटेड ईमेल कहाँ स्टोर होते हैं। तो ये देखिए अनवांटेड ईमेल की बात कर रहा है। तो देखो ऐसे ईमेल जो हमें बल्क में प्राप्त होते हैं, यानी जिन्हें हम पसंद नहीं करते मोस्टली, तो इस प्रकार के जो अनवांटेड ईमेल हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर A में दिया है इनबॉक्स, ऑप्शन नंबर B में दिया है आउटबॉक्स, C में ड्राफ्ट, देखो D में दिया है स्पैम। तो देखो इनबॉक्स में क्या है, जो मेल हमको रिसीव होते हैं, क्या होते हैं, जो मेल हमको रिसीव होते हैं वो प्राप्त होते हैं हमको इनबॉक्स में। देखो आउटबॉक्स में कौन से आते हैं, जो हम सेंड करते हैं किसी को। और देखो ड्राफ्ट में कौन से आते हैं, देखो इसमें आते हैं अधूरे ईमेल, यानी जो हम पूरे नहीं लिखते हैं, आधे लिख करके छोड़ देते हैं बिना सेंड किए हुए। तो ऐसे जो अधूरे ईमेल हैं वो ड्राफ्ट में सेव होते हैं। तो अनवांटेड ईमेल पूछा इसने, तो ये होते हैं स्पैम। तो देखो ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 11, देखो अधूरे लिखे गए ईमेल जिन्हें भेजा नहीं गया है कहाँ स्टोर होते हैं। तो देखो अभी मैंने बताया अधूरे लिखे ईमेल आपके ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाते हैं। देखो इनबॉक्स में जो हमको रिसीव होते हैं वो आते हैं, तो ये तो नहीं होगा। देखो आउटबॉक्स में जो हम सेंड करते हैं वो आते हैं। स्पैम यानी जो हमें बल्क में प्राप्त होते हैं, या अनवांटेड ईमेल, तो अधूरे लिखे गए पूछा है इसमें। तो ये देखो ऑप्शन नंबर C ड्राफ्ट बिल्कुल सही होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें पूछा गया है, देखो वाईफाई का पूरा नाम है। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या है, देखो क्या वायर फैसिलिटी है, क्या वायरलेस फिडेलिटी है, क्या वायरलेस फैसिलिटी है। तो देखो पहले में तो यहाँ दिया है वायर फैसिलिटी, तो देखो वाईफाई की बात कर रहे हैं, तो ये देखो वायर तो आएगा नहीं इसमें, ये गलत है भाई। जब वाईफाई की बात कर रहे हैं तो वायर कहाँ से आया, देखो वाईफाई में ये फैसिलिटी नहीं आएगा, इसमें ये गलत है। तो देखो वाईफाई का पूरा नाम होता है हमारा यहाँ पे वायरलेस फिडेलिटी, ये वाला। तो ये देखो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखो अगले क्वेश्चन में देखो दिया है बैंक मित्र यानी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट
वे लोग होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का जिम्मा दिया गया है। तो देखो बैंक मित्र या यहाँ पे बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट की बात कर रहा है, तो ये देखो एक बैंक द्वारा ऑथराइज पर्सन होता है जो ऐसे क्षेत्रों में बैंकिंग सर्विस उपलब्ध कराता है जहाँ पे बैंक की कोई ब्रांच नहीं हो। तो जैसे बहुत ज्यादा जो रूरल क्षेत्र हैं या ऐसे अर्बन क्षेत्र जहाँ बैंक की ब्रांच नहीं है, वहाँ पे बैंक द्वारा ऑथराइज ये बैंक मित्र जैसे कैश ट्रांसफर करना, डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना या नया अकाउंट खोलना बैंक में, तो इस प्रकार की फैसिलिटी ये उपलब्ध कराते हैं। तो ये देखो बिल्कुल हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसके लिए देखो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि एक बैंक चेक की वैलिडिटी होती है, तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है जारी किए जाने की तारीख से 3 महीने तक, जारी किए जाने की तारीख से 6 महीने तक, जारी किए जाने की तारीख से 12 महीने तक। तो देखो हमारे पास में एक जो बैंक चेक की वैलिडिटी है वो जारी किए जाने की तारीख से 3 महीने तक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। यानी अगर आप एक चेक को 3 महीने के बाद में बैंक में ले जाएंगे तो बैंक जो है उस चेक को अनवैलिड घोषित कर देगा और उसका पैसा आपको नहीं पे करेगा। तो हमारे एक चेक की जो वैलिडिटी है वो जारी करने से 3 महीने तक के लिए होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि B2C का पूरा नाम क्या है, तो बताइए। यहाँ पे देखो दिया है बैंक टू कस्टमर है क्या, देखो बिजनेस टू बिजनेस है क्या, बिजनेस टू कस्टमर है क्या, कस्टमर टू कस्टमर है क्या। तो देखो बैंक टू कस्टमर ये तो नहीं होता है। देखो बिजनेस टू बिजनेस तो इसको कहते हैं देखो B2B, देखो इसको कहते हैं हम B2B। देखो बिजनेस टू कस्टमर तो देखो बिजनेस टू कस्टमर को कहते हैं हम देखो B2C। और देखो कस्टमर टू कस्टमर तो देखो इसको कहते हैं हम C2C, C2C। तो देखो हमें पूछा है कि देखो B2C का पूरा नाम, तो देखो B2C ये वाला है यानी बिजनेस टू कस्टमर ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है देखो भीम ऐप, और ये देखो यहाँ पे जो भीम ऐप लिखा है तो ये देखो इस भीम का पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये कह रहा है देखो भीम ऐप, तो देखो ये कह रहा है कि ये देखो भीम ऐप एक यूपीआई आधारित भुगतान इंटरफेस है जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, देखो एनपीसीआई का पूरा नाम कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो देखो इसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कह रहा है कि हमारा जो भीम ऐप है वो क्या है, देखो एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है जो मोबाइल नंबर या नाम जैसी एकल पहचान का उपयोग करके रियल टाइम फंड ट्रांसफर की अनुमति देता है। तो इसमें देखो ट्रू या फॉल्स पूछा है, तो ये देखो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है हमारा। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। वर्तमान में भीम ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, तो ये देखो भीम ऐप की बात कर रहा है कि वर्तमान में ये कितनी लैंग्वेज में काम करता है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15, ऑप्शन नंबर बी में 12, ऑप्शन नंबर बी में देखो 20, ऑप्शन नंबर डी में 25। तो ये देखो हमारा जो भीम ऐप है देखो जब शुरुआत में ये लाया गया था तब देखो ये 12 लैंग्वेज में काम करता था, लेकिन ये वर्तमान की पूछ रहा है तो देखो ये वर्तमान में अभी 20 लैंग्वेज में काम करता है, तो ये 20 लैंग्वेज में उपलब्ध है अभी हमें। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भले ही 30 है, यानी 30 क्वेश्चन है, लेकिन इन 30 क्वेश्चन में कम से कम आपके 60 से 70 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन इस तरीके से सेट किए हैं। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो देखो इसमें पूछा गया है कि डिजी लॉकर क्या है। तो ये देखो यहाँ पे डिजी लॉकर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो पहले स्टेटमेंट में दिया है कि यह क्या है, एक भारतीय डिजिटलीकरण ऑनलाइन सेवा है जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं MeitY, भारत सरकार द्वारा अपने डिजिटल भारत पहल के तहत प्रदान की जाती है। तो ये देखो जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है डिजी लॉकर के बारे में। तो देखो कभी भी आपसे ये पूछ सकता है कि जो डिजी लॉकर है ये जो है किसने लॉन्च किया था। तो ये देखो MeitY यानी इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने इसको जो है लॉन्च किया था। देखो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, डिजी लॉकर प्रत्येक आधार धारक को प्रमाण पत्रों के मूल जारीकर्ताओं से डिजिटल दस्तावेज में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, शैक्षणिक मार्कशीट जैसे प्रामाणिक दस्तावेजों या प्रमाण पत्रों का उपयोग करने के लिए क्लाउड में एक खाता प्रदान करता है। तो देखो हमारा जो डिजी लॉकर है तो ये देखो आधार से जुड़ा होता है, ये सही है। ये देखो हमें ऑनलाइन अपने दस्तावेजों को रखने के लिए एक जो है क्लाउड में खाता उपलब्ध कराता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देखो इसका देखो तीसरे स्टेटमेंट में दिया है, देखो यह दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों को अपलोड करने के लिए प्रत्येक खाते में 1 GB भंडारण स्थान प्रदान करता है। तो ये भी देखो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है डिजी लॉकर के बारे में, इसमें हमें 1 GB तक का स्टोरेज मिलता है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऊपर के सभी सही। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऊपर के सारे स्टेटमेंट इसके लिए सही है डिजी लॉकर के बारे में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखो इसमें नंबर 19, इसमें दिया गया है कि USSD आधारित NPCI की फोन बैंकिंग सर्विस से बिना इंटरनेट के मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करने के लिए डायल करते हैं। यानी ये कह रहा है कि अगर बिना इंटरनेट के आपको मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करना है USSD से, तो आपको क्या डायल करना होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है *198#, देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया है *199#, ऑप्शन नंबर सी में दिया है *99#, ऑप्शन नंबर डी में दिया है *99#। तो देखिए इसमें हमें अगर मोबाइल से बिना इंटरनेट के पैसा ट्रांसफर करना है तो इसके लिए देखो हम *99# डायल करते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो यहाँ पे दिया है, देखो ARPANET के बारे में क्या सही है। देखो ARPANET का कई बार आपको पूरा नाम पूछ लेता है, तो ये देखो ARPANET का पूरा नाम होता है देखो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये आपको इसका पूरा नाम याद रखना है। तो देखो इसके बारे में यहाँ नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए और ये पूछा है कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि ARPANET क्या है, विश्व का पहला नेटवर्क है। तो ये देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा, क्योंकि ARPANET विश्व का पहला नेटवर्क था ये। देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया है ARPANET की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग की उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी ARPA द्वारा की गई थी। तो ये ऑप्शन भी देखो इसका बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी, क्योंकि ARPANET की शुरुआत अमेरिका में इसकी जो है
अनुसंधान कंपनी आरपा ने जो है शुरू किया था। ये देखो ऑप्शन नंबर सी में दिया है आरपानेट एक वैन। देखो ये वैन का यहाँ पूरा नाम लिखा है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये कह रहा है कि आरपानेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है जिसका आविष्कार 1968 में आरपा ने किया था। और ये देखो आरपा यानी इसका पूरा नाम यहाँ लिखा है, देखो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये फुल फॉर्म भी इसकी याद रखना। तो देखो ये हमारा जो आरपा नेट है वो क्या है, 1968 में आरपा कंपनी ने इसका आविष्कार किया था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कहा गया है कि ऊपर के सभी सही है। तो देखो यही इसका करेक्ट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है उमंग ऐप के बारे में कि उमंग ऐप के बारे में क्या सही है। तो देखो यहाँ दिया गया है उमंग ऐप का पूरा नाम, ये आपको याद रखना है। तो देखो उमंग ऐप का पूरा नाम यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है इसका। तो ये कह रहा है कि देखो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी जिसे शॉर्ट में हम MIT कहते हैं, इसके द्वारा 23 नवंबर 2017 को लाया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है इसके बारे में। देखो ऑप्शन नंबर 6 में कह रहा है उमंग ऐप के बारे में कि यह केंद्र सरकार की 127 डिपार्टमेंट की 841 सर्विसेज और देश की 12 भाषाओं में हम इसे यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है उमंग ऐप के बारे में। तो ये देखो सारे स्टेटमेंट इसके सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि केवाईसी का पूरा नाम है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए नो योर कस्टमर, ऑप्शन नंबर बी नो योर क्लाइंट, ऑप्शन नंबर सी देखो नो योर कैरेक्टर। तो देखो ये तो होगा नहीं, कैरेक्टर को जानने की तो इसमें केवाईसी से कोई लेना देना नहीं है। देखो नो योर कस्टमर ये वाला ऑप्शन इसका सही है, केवाईसी का पूरा नाम। और देखो नो योर क्लाइंट, देखो क्लाइंट और कस्टमर दोनों का मीन्स एक ही है। देखो हम क्लाइंट भी कहते हैं और कस्टमर भी, यानी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों इसमें सही है। तो इसका मतलब देखो ए एंड बी बोथ, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये कह रहा है ट्विटर में ट्वीट करते समय अधिकतम कितने कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। तो देखो क्या 150 कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं या फिर 200 या 250 या 280। तो देखो पहले हम जो ट्विटर में ट्वीट करते थे उसमें देखो 140 कैरेक्टर का यूज कर सकते थे, लेकिन अभी ये वर्तमान में ये जो है बढ़ा दी गई है कैरेक्टर की संख्या और इसको बढ़ा के डबल कर दिया गया है 280। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका। तो अभी ट्विटर में ट्वीट करते समय हम अधिकतम 280 कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो इसमें दिया है एक ईमेल, और ईमेल को देखो पूरा नाम क्या होता है ईमेल का, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो देखो एक ईमेल में अटैचमेंट आकार की सीमा क्या होती है, यानी एक ईमेल के साथ में हम कितने MB तक की फाइल भेज सकते हैं। तो देखो 15 MB की फाइल भेज सकते हैं, 50 MB की, 25 की या 10 MB की। तो देखो एक ईमेल के साथ में हम 25 MB तक की फाइल अटैच करके भेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो इसमें दिया गया है हमारे पास में, देखो वेब पेज लिखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। देखो HTML का उपयोग किया जाता है, जावा का उपयोग किया जाता है, या फिर HTTP का यूज करते हैं।
तो ये देखो यहाँ पे आपके पास में वेब पेज लिखने के लिए आप जो है HTML का यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। और ये देखो इनकी जो फुल फॉर्म है वो आप याद रखना, क्योंकि कई बार आपको इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो देखो HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो XML की फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वेब पेज लिखने के लिए हम जो HTML का यूज करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में हमको पूछा है USSD का पूरा नाम। देखो ये ट्रू या फॉल्स पूछा है, यहाँ पे इसका नाम लिख के दिया है हमें पूरा। तो ये कह रहा है देखो USSD का पूरा नाम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखो 28। ये कह रहा है देखो भीम का क्या अर्थ है, यानी भीम का पूरा नाम बताना है। तो ये देखो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, तो ये किसी एक क्वेश्चन में आया था, मुझे अभी याद है। तो देखो भीम का पूरा नाम ये कह रहा है भारत इंटरफेस फॉर मनी है, भारत इंटरफेस फॉर मशीन है, भारत इंटरनेट फॉर मनी है, या फिर भारत इंटरफेस टू मनी है। तो देखो भारत इंटरफेस, इसमें देखो टू नहीं होगा, ये टू गलत है। देखो भारत इंटरनेट, देखो इंटरनेट नहीं होगा इसमें, ये गलत है। देखो भारत इंटरफेस फॉर मशीन, देखो इसमें ये मशीन गलत है। तो ये देखो तीन तो गलत हो गए। तो देखो भीम का अर्थ यहाँ पर क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो देखो निम्न में क्या सही नहीं है। तो देखो यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म दी गई है और इनमें आपको ये बतानी है कि कौन सी फुल फॉर्म सही नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है और VLAN का देखो फुल फॉर्म दिया है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये देखो बिल्कुल सही है। तो ये तो होगा नहीं देखो यहाँ पे, क्योंकि ये कह रहा है क्या सही नहीं है। तो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपको URL, और देखो जो URL है उसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में ये भी बिल्कुल सही फुल फॉर्म दिया है। तो इसका नंबर ये है कि ये ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे इसका आंसर नहीं बन सकता है। देखो अगला ऑप्शन नंबर सी, देखो इसमें दिया है OCR। देखो और इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो OCR का फुल फॉर्म सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी इसका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या सही नहीं है ये पूछा है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया है BCC, यानी ब्लैक कार्बन कॉपी। ये वाला गलत है। देखो ये यहाँ ब्लैक नहीं होता है, ब्लैंड होता है। क्या होता है, ये ब्लैंड होता है, इसमें ब्लैंड कार्बन कॉपी होता है BCC का फुल फॉर्म। और ये कह रहा है क्या सही नहीं है। तो देखो यही सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। तो देखो इसमें पूछा गया है देखो वाईफाई के पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। तो देखो यहाँ पे वाईफाई के पासवर्ड की लेंथ पूछ रहा है और वो भी मैक्सिमम। तो देखो हम ये सारी चीजें जान लेते हैं, यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा हुआ है। तो देखो जो वाईफाई के पासवर्ड की जो मिनिमम लेंथ है वो 8 कैरेक्टर की होती है, और जो मैक्सिमम लेंथ है वो देखो 63 कैरेक्टर की होती है। देखो हमारे पास में जो वेब में जो हमारे पास पासवर्ड की लेंथ होती है वो देखो 16 कैरेक्टर की होती है यहाँ पे। और SSID में जो मैक्सिमम इसमें लेंथ होती है वो 32 कैरेक्टर की होती है। देखो हमारे पास देखो WPA या फिर WPA2
तो इसमें जो मैक्सिमम लेंथ है वो देखो 63 कैरेक्टर की होती है वाईफाई के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है देखो वाईफाई के पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ, तो देखो मैक्सिमम लेंथ तो यही है, ये सारे देखो वाईफाई के पासवर्ड ही है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम लेंथ 63 कैरेक्टर है, तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी नए व्यूअर आए वो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आगे के जो प्रैक्टिस सेट है उनका जो है नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, इसके लिए सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना।